कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 डिजिट वाली सैलरी के बारे में मत सोचना। एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता है, इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होगे कि यार इतनी बड़ी बात बोल रहा है, आखिर है कौन ये? देखो, मेरी अभी इतनी मजाल नहीं कि मैं इस तरह की बात करूं। ये कहना है उस शख्स का जिसने खुद शून्य से शुरू किया और आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार है। और बिजनेसमैन में मैंने नहीं गिनता, क्योंकि रतन टाटा वो इंसान है जिसने देश बनाया। इसलिए मैं इसे कहता हूं कि ये देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक ट्रू इंडस्ट्रियलिस्ट। आज देश में बहुत कम बचे हैं। आज लोग पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन रतन टाटा थोड़े से अलग है। रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि वो शख्स है जो पैसा नहीं कमाता, जो देश को बनाने पे ज्यादा ध्यान देता है, जिसकी पीढ़ियों ने एक से एक ऐसी कंपनियां दी जो आज देश को चला रही हैं। आप एयर इंडिया को देखिए, आप टाटा स्टील को देखिए, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को देखिए जो बैंगलोर में है, जहां से हमारे देश के बड़े से बड़े साइंटिस्ट निकल के आते हैं। वो सब कुछ टाटा की देन है। मैं बात सिर्फ रतन टाटा की नहीं कर रहा हूं या रतन टाटा की पूरी फैमिली कर रहा हूं, लेकिन आज बात होगी रतन टाटा की। क्यों? क्योंकि आज 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में रतन टाटा का जन्म हुआ था। और हर बच्चे की तरह उनके भी सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ रहे थे, लेकिन 10 साल की उम्र आते आते माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा का तालाक हो गया। दोनों के तालाक के बाद दादी नवजबाई टाटा ने दोनों बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। पहले रतन टाटा ने मुंबई के कैंपेन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में एडमिशन लिया। आगे की पढ़ाई के लिए वो फिर विदेश चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में बीएस आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। रतन टाटा को नौकरी मिलने ही वाली थी और यहां उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उस वक्त 1962 का इंडिया चाइना वॉर शुरू हो गया। इधर उन्हें खबर मिली कि दादी की तबीयत नासाज है, इसलिए रतन को वापस भारत लौटना पड़ा। युद्ध के तनाव के चलते उनकी प्रेमिका भारत नहीं आ सकी। रतन टाटा भारत वापस आ चुके थे। उन्हें आईबीएम में नौकरी भी मिल गई, लेकिन उनके गुरु जेआरडी टाटा आईबीएम में नौकरी के फैसले से खुश नहीं थे। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने खुद इस किस्से को शेयर किया और बताया था कि एक दिन मुझे जेआरडी टाटा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम यहां भारत में रहकर आईबीएम के लिए काम क्यों नहीं कर सकते। इस बात के बाद जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को अपना बायोडाटा शेयर करने के लिए कह दिया था। जेआरडी के कहने पर रतन टाटा ने आईबीएम कार्यालय के एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर डेटा समूह में नौकरी पाने के लिए अपना सीवी बनाया और जेआरडी टाटा को दे दिया। रतन टाटा परिवार के सदस्य थे, लेकिन उन्हें वहां पर हर काम करना पड़ा। ज्वाइनिंग के 6 महीने तक रतन टाटा जमशेदपुर प्लांट के टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जो अब टाटा मोटर्स है, उसमें ट्रेनिंग कर रहे थे और लेबर से लेकर मैनेजर तक का काम उन्होंने वहां पर सीखा। अब सोचिए, परिवार का एक सदस्य जिसके नाम के आगे टाटा लगता है, वो लेबर का काम भी कर रहा था। यही तो बताती है कि टाटा ने जो बात कही थी ना शुरू में कि कोई रातों रात प्रेसिडेंट नहीं बनता, मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो वो खुद करके आए थे, इसीलिए उन्हें हर एक कहते हैं ना, जब कोई शख्स जहां से गुजरा होता है वो रास्ता उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। खैर, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उसके बाद वो टाटा स्टील में ट्रेनिंग के लिए चले गए। काम सीखने के बाद जेआरडी टाटा ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में टाटा ग्रुप के रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी सौंपी। साल 1970 में रतन टाटा वापस भारत लौटे और उन्होंने टीसीएस ज्वाइन कर लिया। साल 1974 आता है फिर। इसके बाद ये वो साल था जब टाटा सन्स का डायरेक्टर रतन टाटा को बनाया गया। रतन टाटा ने सभी अहम काम सीखे और उसके बाद टाटा ग्रुप के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंचे। साल 1991 में जेआरडी टाटा के निधन के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद को संभाला। आज रतन टाटा भारत के सबसे मशहूर अरबपतियों में से एक है। ज्यादातर लोग रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब जब रतन टाटा की बात होगी तब तब टाटा स्टील की भी चर्चा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रतन टाटा ने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने टाटा स्टील के एक ट्रेनी से लेकर टाटा समूह के चेयरमैन तक का सफर तय किया था। ये कंपनी हमेशा से उनके दिल के करीब है। हालांकि ये भी सच है कि जितनी बात टाटा मोटर्स या टीसीएस की होती है, उतनी चर्चा टाटा स्टील की नहीं होती है। भले ये लाइमलाइट में ना हो, लेकिन देश की प्रमुख स्टील कंपनियों में से एक है। साल 1907 में शुरू हुई ये कंपनी रतन टाटा से 30 साल बड़ी है। गुलाम भारत से लेकर आजाद हिंदुस्तान की सुबह देखने वाली इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव झेले हैं। आज ये कंपनी टाटा के लिए किसी रतन से कम नहीं है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन रतन टाटा चाहे
उनकी इनकम कितनी भी हो, लेकिन वो अपनी पूंजी की 66% कमाई डोनेट कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि रतन टाटा बिजनेसमैन नहीं बल्कि देश के ट्रू इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश को बनाने का काम करते हैं। टाटा ग्रुप द्वारा कई तरह के चैरिटी और ब्रेस्ट कैंसर अस्पतालों का संचालन किया जाता है, जहां लोगों का इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान जब देश में वित्तीय संकट पैदा हो रहा था, इस दौरान अपनी पूंजी में से 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिया था। साल 2012 में रतन टाटा ग्रुप के पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी कामकाज में लगे हुए हैं और नए नए आइडियाज के साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रतन टाटा युवाओं के लिए उस बड़े वृक्ष की तरह है जो फल भी देता है, छाया भी देता है और अपने ना होने के बाद लकड़ियां भी देता है। आपको बताते चले कि टाटा के पास लग्जरी कार बनाने वाली लैंड रोवर जैगुआर भी है। खैर, इसका किस्सा बहुत शानदार है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में सुनाऊंगा। ये इसके अलावा एयर इंडिया के मालिक भी हैं। इसके अलावा देश की बड़ी टेक कंपनी में से एक टीसीएस भी टाटा ग्रुप की है। जानकारी के मुताबिक रतन टाटा की नेटवर्थ 2022 में करीब 3800 करोड़ रुपए के आसपास थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा टाटा सन्स से आया, जिसके अंदर टाटा समूह आता है। आपको रतन टाटा का एक किस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।